हेलो ऑफिसर्स। आज हम लोग करने वाले हैं प्रीलिम्स प्रोग्राम के स्मार्ट स्प्रिंट का इकोनॉमिक सीरीज में नेक्स्ट टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अभी देखो, इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा कि इकोनॉमिक एजेंट कौन कौन से हैं और हर इकोनॉमिक एजेंट के डिसीजन से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। एंड उन्हीं में से आज हम करने वाले हैं कंज्यूमर के डिसीजन से इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है एंड कंज्यूमर का डिसीजन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। देखो, सबसे पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा कि हम कितना भी डिमांड पढ़ ले, प्राइस पढ़ ले, पॉलिसी फॉर्मेशन देख ले, मार्केट को पढ़ ले, लेकिन हर जगह एक चीज आपको कॉमन दिखेगा। वो क्या है? कंज्यूमर का डिसीजन। देखो, इकोनॉमी तब चलती है जब कंज्यूमर स्पेंड करता है। ठीक है। अभी देखो, कंज्यूमर स्पेंड कैसे करता है और क्यों करता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। देखो, कंज्यूमर स्पेंड करता है क्योंकि उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा सेटिस्फेक्शन। ये जब सेटिस्फेक्शन की बात होती है, ठीक है, इसी सेटिस्फेक्शन से क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स इस सेटिस्फेक्शन को कैसे देखता है? इकोनॉमिक्स इस सेटिस्फेक्शन को देखता है यूटिलिटी के नाम से। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूटिलिटी का मतलब ही होता है कि कंज्यूमर किस तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है। एंड कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को ही यूटिलिटी बोलते हैं। अभी देखो, क्या होता है ना कि फिर भी क्वेश्चन आता है कि अगर यूटिलिटी सिर्फ सेटिस्फेक्शन की बात है तो इसमें बहुत सारे थियरीज क्यों है। देखो, सबसे पहले हमें और अच्छे से समझना पड़ेगा कि यूटिलिटी होता क्या है। तो यूटिलिटी का मतलब है किसी गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करने से कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन क्या है। ठीक है। इसी को कहते हैं यूटिलिटी। जैसा हम लोगों ने डेफिनेशन में देखा, यूटिलिटी का मतलब हमने ये तो समझ लिया कि यूटिलिटी क्या है। अब हम देखते हैं यूटिलिटी क्या नहीं होता है। सबसे पहले मनी। क्या मनी यूटिलिटी है? एकदम गलत। क्या कोई प्रोडक्ट यूटिलिटी है? एकदम गलत। क्या यूटिलिटी कोई मेजरमेंट डिवाइस है? मेजरमेंट डिवाइस? ये भी गलत है। क्या है कि यूटिलिटी इन तीनों में से कुछ नहीं है। यूटिलिटी क्या है? यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है। ठीक है। कल फीलिंग, यूटिलिटी बात करता है साइकोलॉजिकल फीलिंग के बारे में। और इसी के कारण क्या होता है ना कि आप देखोगे हर एक पर्सन टू पर्सन क्या होता है कि यूटिलिटी चेंज होता जाता है। यूटिलिटी एक सिचुएशन टू सिचुएशन के बेसिस पे भी चेंज होता है। हम ऐसा नहीं सोच सकते कि यूटिलिटी यूनिवर्सल है, हर इंसान को एक ही तरह से सेटिस्फेक्शन मिलता हो। जैसे कि आप एग्जांपल में ही देखो, क्या होता है कि आप सोच के देखो कि कॉफी कॉफी एक प्रोडक्ट है। ठीक है। अभी क्या है, दो इंसान है। ठीक है। एक इंसान ऐसा है, एक ऐसा पर्सन है जो आदमी बहुत ज्यादा थका हुआ है। ठीक है। वो बहुत थका हुआ है लेकिन उसको फ्रेशनेस चाहिए, तो वो क्या करता है? कंज्यूम करता है कॉफी को। ठीक है। पर्सन ए, ठीक है, नीड रिफ्रेशमेंट। अब इसको रिफ्रेशमेंट चाहिए, तो अगर ये कॉफी कंज्यूम करता है तो कॉफी से सेटिस्फेक्शन इसको बहुत ज्यादा मिलेगा। लेकिन कोई दूसरा पर्सन है जो कि उसको किसी भी तरह की थकान नहीं है, वो नॉर्मल इंसान है, वो बैठा हुआ है, अपना काम कर रहा है और वो मेंटली बहुत स्टेबल है, शांत है, किसी भी चीज की जरूरत नहीं है फिलहाल, खाना पीना खा रहा है, जो भी कर रहा है। तो क्या होता है ना कि ये है पर्सन बी। अभी क्या है, अगर हम इसको कॉफी पिलाएंगे, ये कॉफी पी तो लेगा, लेकिन कॉफी का जो सेटिस्फेक्शन है इस इंसान को पर्सन ए के तुलना में बहुत ज्यादा कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि पर्सन ए है जिसको रिफ्रेशमेंट चाहिए, क्योंकि वो थका हुआ है। लेकिन पर्सन बी जो है वो चिल है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, वो आराम कर रहा है, उसको रिफ्रेशमेंट भी नहीं चाहिए। तो क्या होता है कि अगर हम उसको कॉफी पिलाएंगे, वो कॉफी पी तो रहा है लेकिन उसको जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है वो सेटिस्फेक्शन पर्सन ए से कम है। ठीक है। इसीलिए क्या होता है, हम लोग ये बोलते हैं कि यूटिलिटी क्या है, पर्सन टू पर्सन चेंज होता है। यूटिलिटी सिचुएशन टू सिचुएशन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अभी देखो सर, आपने यूटिलिटी बताया, यूटिलिटी का मतलब बताया, लेकिन यूटिलिटी हम पढ़ क्यों रहे हैं? और इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं जो लोगों को कंफ्यूज करते हैं प्रीलिम्स के लिए। देखो, सबसे पहले समझो, हमने यूटिलिटी देखा क्या होता है। अब क्या होता है ना कि यूटिलिटी को मेजर कैसे करना है। जब मेजर की बात आती है ना, तब हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जब तब यहाँ पे हम लोग अलग अलग अप्रोच देखते हैं कि किस तरह से यूटिलिटी को मेजर किया जा सकता है। ठीक है। अभी देखो, यूटिलिटी को मेजर करने के लिए क्या होता है, दो तरह के अप्रोच हम लोग लेके चलते हैं। क्या होता है? एक होता है कार्डिनल
यूटिलिटी अप्रोच, ठीक है। दूसरा होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच, यूटिलिटी अप्रोच। अभी देखो, सभी कंफ्यूज नहीं करना है, आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है। क्या समझना है कि कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है क्या, हम इस चीज को देखेंगे। देखो, क्या है ना कि हम लोग जब ये देखते हैं कि यूटिलिटी को मेजर कैसे करना है, कैसे जानना है कि कौन सा इंसान किस तरह से और कितना लेवल में सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या करता है, दो अप्रोच के साथ यूटिलिटी को मेजर करता है। एक है कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। अभी क्या है, हम लोग पहले कार्डिनल देखते हैं। देखो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता क्या है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच होता है जब हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर पाते हैं, यूटिलिटी को नंबर्स में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यूटिलिटी को नंबर्स में, आपने पढ़ा होगा ना क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, बस यही है। यहाँ पे क्या है, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है जहाँ पे हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर पा रहे हैं, हम यूटिलिटी को यहाँ पे नंबर्स में एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। अभी देखो क्या होता है, हम लोग हर चीज में इकोनॉमिक्स में क्या है ना, एग्जाम्पल के साथ समझो तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो इसका मतलब क्या है, नंबर्स में क्या है, मतलब कि हम इसको यूनिट में मेजर कर रहे हैं, जैसे कि 10 यूनिट, 20 यूनिट, 50 यूनिट। ये बेसिकली यूनिट बेसिस पे नंबर्स में कन्वर्ट करके हम यूटिलिटी को मेजर कर रहे हैं। अभी देखो क्या है कि आपको यूपीएससी में जो क्वेश्चन आता है ना, उसके लिए कुछ कुछ चीजें याद रखनी है। अभी ये क्या है कि देखो, यूपीएससी के लिए एक चीज याद रखो, कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या है, जिसमें क्या है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर पा रहे हैं, यूटिलिटी का मेजरमेंट पॉसिबल है इन नंबर्स, ठीक है। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं करना है। आपके लिए एग्जाम निकालने के लिए इससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। और इससे ज्यादा कभी पूछेगा भी नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पे इकोनॉमिक्स में पीएचडी तो करना नहीं है। चलो अभी देखते हैं, अभी हम लोग कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देख रहे हैं, तो कुछ टर्म्स देख लेते हैं जो कि बहुत जरूरी है। पहला क्या है, पहला टर्म है टोटल यूटिलिटी, ठीक है। अभी टोटल यूटिलिटी क्या है, टीयू। देखो, टोटल यूटिलिटी का मतलब ये होता है कि आपने जितना भी अमाउंट ऑफ नंबर कमोडिटी को कंज्यूम किया, उससे मिलने वाला टोटल यूटिलिटी। सपोज आपने पहला एक बनाना खाया, आपको इससे 20 यूनिट यूटिलिटी मिला, ठीक है। फिर आपने दूसरा बनाना खाया, आपको 10 यूनिट मिला। तीसरा बनाना खाया, आपको 5 यूनिट मिला। तो आपकी टोटल यूनिट यूटिलिटी कितनी हो गई, आप इन सबको ऐड कर देते हो, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे टोटल यूटिलिटी की बात आ रही है कि आपको जो भी आपने कंज्यूम किया उससे मिलने वाला टोटल सेटिस्फेक्शन क्या है। 20, 10, 5, 35, ये 35 यूनिट आपका क्या हो गया, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। ये हमें कैसे मिला, जब हमने जितना भी अमाउंट कमोडिटी को कंज्यूम किया, उस चीज से हमें मिलता है ये टोटल यूटिलिटी, ठीक है। सोचो अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे हमने बनाना कंज्यूम किया, ठीक है। हम जैसे जैसे खा रहे हैं हमें यूटिलिटी मिल रही है, ठीक है। एंड इसी यूटिलिटी को हमने क्या किया, टोटल करते गए। अभी क्या है कि यहाँ पे हम लोग इस तरह से देख रहे हैं, ये क्या है, लेकिन हमें देखना कैसे था कि पहला बनाना खा के हमें मिला 20 यूनिट ऑफ यूटिलिटी, ठीक है। दूसरा बनाना खाया तो 10 ही मिला, तो लेकिन ये मेरा यहाँ पे 30 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। और फिर अगला में 5 ही मिला, ये मेरा 35 हो जाएगा। सर ठीक है, आपने ये तो बता दिया, तो हम इस तरह से देखिए, इस तरह से देखिए। देखो अभी हम बताते हैं, ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये क्या है। अभी इसी के बाद इसका कॉन्सेप्ट आएगा, ये है टीयू, टोटल यूटिलिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि हम जितना भी कंज्यूम कर रहे हैं, उन सबको मिलाकर के जो सेटिस्फेक्शन आ रहा है, इसी को कहते हैं टोटल यूटिलिटी, ठीक है। टोटल यूटिलिटी क्या होता है ना, वो बढ़ता जाता है। आप देख रहे हो यहाँ पे 20 था, 30 हो गया, 35 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे ऐड होता जा रहा है, ठीक है। जो भी हम अगला यूनिट खा के हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो दूसरे में ऐड होता जा रहा है, ठीक है। और क्या होता है, एक पॉइंट पे जाके एकदम मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। टीयू जब हम खाते जाते तो अभी हमें मिल रहा है, अभी जैसे मैं फोर्थ बनाना खा ली, ठीक है। फोर्थ बनाना खाने के बाद हमें 0 मिल रहा है, तो क्या ये 35 ही रह जाएगा, अब ये मैक्सिमम हो गया। लेकिन फिर अगर हम फिफ्थ बनाना खा लें, मन नहीं है, हम जबरदस्ती खा रहे हैं, तो क्या होता है, ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, वो सेटिस्फेक्शन कम होता जाता है। समझेंगे, आप खुद ही सोच के देखो ना, आपको पहले बनाना आप जब खाते हो, तो सपोज आपको भूख लगा है, आपने खाया, आपको अच्छा लगा। फिर आप दूसरा बनाना खाते हो, फिर भी आप थोड़ा बहुत ठीक लगे। फिर तीसरा खाते हो, फिर जब ओवर ईटिंग होने लगती है ना, जब आपको मन भी नहीं है फिर भी आप खाए जा रहे हो, तो ये क्या होता है, ओवर ईटिंग। और ओवर ईटिंग के कारण क्या होता है ना कि धीरे धीरे करके आपको फिर 0 यूटिलिटी मिलने लगता है।
तो जिस पॉइंट पे आपको 0 मिला, उस पॉइंट पे क्या होता है, टोटल यूटिलिटी मेरा 35 हुआ। अब क्या है, यहाँ से नेगेटिव में जाने लगेगा ये यूटिलिटी। अब आपको मन नहीं करने लगेगा। क्या होता है कि फिर आप बोलोगे यार अब नहीं खाना है, उल्टी हो रहा है, कुछ भी तरह की बात, ठीक है? तो अब क्या है, ये माइनस में जाएगा, ये -10 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, फिर धीरे-धीरे करके 35 था, अब ये 25 हो जाएगा, ये घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? अब देखो ये जो हम ये वाला कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, ये तो टीयू का कॉन्सेप्ट है, हम यहाँ पे टोटल यूटिलिटी देख रहे हैं। अब जो हम यहाँ पे देख रहे थे, ये मेरा है मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है? हम दोनों को मिक्स करके इसलिए समझा रहे हैं कि एक ही जगह पे आपको पता चल जाए कि एक्चुअल में कितना यूटिलिटी आपको कंज्यूम करके मिल रहा है। लेकिन हम टोटल यूटिलिटी जब देखते हैं तो वो क्या होता है, ऐड ऑन होता जाता है, ठीक है? अभी देखो, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है? सबसे पहले, जब हम 1 यूनिट खाते हैं, 1 यूनिट कंज़्यूम करते हैं और उसके बाद हम उसमें जब ऐड करते हैं, एक एक्स्ट्रा यूनिट, ठीक है? मतलब कि दूसरा बनाना। जब हम दूसरा बनाना कंज़्यूम करते हैं, तो उससे हमें क्या सैटिस्फैक्शन मिल रहा है, वो ये है, ठीक है? हम लोगों ने क्या देखा, जब पहला बनाना हम कंज़्यूम करते हैं, भूख लगी होती है, मन कर रहा होता है, खाते हैं, अच्छा लगता है। फिर दूसरा करते हैं, वो भी अच्छा लगता है, लेकिन पहले वाले से थोड़ा-सा कम होता है। ये हमेशा होगा, ये ह्यूमन नेचर है, ठीक है? क्यों हम ये ऐसा क्यों सोच के चल रहे हैं? हम इसके बारे में भी बात करने वाले हैं, ठीक है? तो हम क्या देख रहे हैं, सेकंड बनाना, थर्ड बनाना, फोर्थ बनाना, फिफ्थ बनाना, हम खाते जा रहे हैं, हमारा यूटिलिटी क्या है, कम होता जा रहा है, ठीक है? लेकिन हमारा टीयू क्या है, वो बढ़ता गया, एक पॉइंट पे हाईएस्ट हो गया 35, फिर धीरे धीरे करके घटना स्टार्ट हुआ, ठीक है? इसी तरह से यहाँ पे देख रहा हूँ, एमयू क्या है कि पहले 20 था, दूसरे यूनिट से उससे थोड़ा कम मिला, तीसरे यूनिट से उससे भी थोड़ा सा कम मिला, ठीक है? अभी इसी चीज को हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है? और जब हम लोग फोर्थ बनाना खाते हैं, तो वो क्या होता है, उससे कुछ भी यूटिलिटी नहीं मिलता है, मन नहीं करता अब खाने का, मन करता है अब रुक जाए, लेकिन फिर भी आपको खिलाया जा रहा है, तो आपको यूटिलिटी क्या है, वो कम होता जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, यूटिलिटी आपका -10 भी हो गई, मतलब यहाँ तक आते-आते क्या होता है कि आप अब और नहीं खाना चाहते, ठीक है? तो हम एक चीज़ क्या समझ रहे हैं कि जब हम पहला कमोडिटी कंज़्यूम करते हैं, हम पहला यूनिट जब कंज़्यूम करते हैं, तो उसमें जो मार्जिनल यूटिलिटी मिलता है हमें, वो मैक्सिमम होता है, ठीक है? फिर वो क्या होता है, धीरे-धीरे करके गिरना स्टार्ट हो जाता है, डिक्रीज़ करना स्टार्ट हो जाता है और एक टाइम के बाद वो नेगेटिव में भी चले जाता है। देखो, वही हमें यहाँ पे दिख रहा है, पहला बनाना खाए 20 यूनिट मिला हमें, दूसरा बनाना खाए 10 यूनिट मिला, तीसरा बनाना खाए 5 यूनिट मिला। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि हमारा यूटिलिटी धीरे-धीरे, मार्जिनल यूटिलिटी हमारा धीरे-धीरे कम हो रहा है। अभी देखो ये जो सिनेरियो है ना, जो सिनेरियो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, वो सिनेरियो बेसिकली क्या कहलाता है? वो कहलाता है लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। अब सर ये क्या बता दिया आपने, ये तो कंफ्यूज कर। देखो, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस, उसका ये कोर कॉन्सेप्ट है, यही समझना है, ये समझ गए, उसके बाद आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी। देखो ये लॉ क्या बोलता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये लॉ कहता है जैसे जैसे कंज्यूमर किसी गुड को लगातार कंज्यूम करता जाता है, ठीक है? अभी क्या अगर हम लोग यहाँ पे बनाना को लगातार कंज्यूम करते जा रहे हैं, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट, इस तरह से, तो जैसे जैसे कंज्यूमर क्या करता है कि लगातार कंज्यूम करते जाता है, वैसे वैसे क्या होता है, उस गुड्स की जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है ना, वो कम होते जाती है, और हम यहाँ पे वही देख रहे हैं, सिनेरियो वही है, बस उसको एक लॉ दे दिया गया है, उसको एक नाम दे दिया गया है। अब इसमें आपको कंफ्यूज तो होना नहीं है, तो हम क्या देखते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी हमारी घटती जाती है। उसका रीजन क्या है कि हमें खाने का मन नहीं करता है। आप खुद सोच के देखो ना, आप ही को अगर खिलाए, आपको कुछ भी पसंद है, अगर आपका फेवरेट है कि आपको पेस्ट्री खाना पसंद है, तो आप जब पहला पेस्ट्री खाओगे ना, बहुत मजा आएगा, लेकिन जब दूसरा पेस्ट्री खाओगे ना, तो उससे थोड़ा कम आएगा, तीसरा खाओगे फिर कम होता जाएगा। एक ही पेस्ट्री को आप लगातार कंज्यूम करते जाते हो, तो क्या होता है कि फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग में अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे करके वो मतलब मन नहीं करने लगता है खाने का, तो क्या होता है, इंटेंसिटी कम होता जाता है। और क्या होता है, ये जो रिपीटेशन है कि हम एक ही कमोडिटी को, जैसे कि पेस्ट्री को ही हम लगातार खा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे बनाना को ही हम लगातार खा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, उससे मेरा सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। अभी देखो, ये जो लॉ है, ये लॉ उसी चीज के बारे में बात करता है, ठीक है? कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते जाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, हमारा एमयू ये धीरे धीरे करके कम होता जाता है। यही है लॉ ऑफ डायमेंशन मार्जिनल यूटिलिटी। अभी देखो इसका रीजन क्या है, हमने रीजन देखा कि ये लॉ बनता है और ये जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम क्यों होने लगा। उसका रीजन है पहला, इंटेंसिटी, खाने का जो मन होता है ना, वो मेरा कम होने लगता है, इंटेंसिटी कम होने होने लगता है। और क्या होता है कि हम एक ही चीज को अगर रिपीट में खाए जा रहे हैं, ये जो रिपीटेशन है,
ये रिपीटेशन भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारा यूटिलिटी, हमारा सेटिस्फेक्शन धीरे धीरे करके कम होने लगता है। अभी देखो, आखिर सर ये लॉ क्यों पढ़ा रहे हो, क्या रीजन? देखो, अगर ये लॉ आपको समझ में नहीं आएगा तो इस लॉ के बिना क्या है ना, कि ना आप डिमांड कर्व समझ पाओगे, डिमांड कर्व, ना ही आप ये समझ पाओगे कि कंज्यूमर कब इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, तो इस तरह की ये जो कॉन्सेप्ट है, इन सारे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ही आपको ये चीज समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी देखो, हम क्या देखेंगे कि अभी तो सर आपने थियरी में पढ़ा दिया, बहुत सारे लोग ग्राफ बना के दिखाते हैं, कोई नहीं, हम भी इसी, हमने जो यहाँ पे डेटा यूज किया है, हम इसी डेटा से ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, अभी देखो कैसे ग्राफ बनता है। जैसे हमने क्या किया कि ये एक ग्राफ बनाया, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम लिखते हैं, हम लिख देते हैं यहाँ पे यूटिलिटी, हम यहाँ लिख देते हैं यूनिट, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो क्या है कि ये जो यूटिलिटी और यूनिट की बात है, हमने यहाँ पे जो भी देखा कि पहला बनाना खाते हैं तो 20 यूनिट मार्जिनल यूटिलिटी और 20 यूनिट टोटल यूटिलिटी मिलता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60। ठीक है, और हम इधर करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये क्या है मेरा, ये यूनिट ऑफ, बेसिकली क्वांटिटी ऑफ बनाना है। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ बनाना, आई थिंक ग्राफ बनाने तो सभी को आता है। देखो क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, पहला बनाना कंज्यूम कर रहे हैं तो 20 यूनिट मार्जिनल है, 20 यूनिट टोटल यूटिलिटी है। ठीक है, तो मतलब ये है कि पहला बनाना जब हम कंज्यूम कर रहे हैं, सपोज ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम देख रहे हैं कि हमारा फर्स्ट बनाना कंज्यूम करने हुआ टोटल यूटिलिटी ये है। ठीक, अभी क्या हो रहा है कि हम जैसे दूसरा बनाना कंज्यूम करते हैं तो हमारा क्या है कि टोटल यूटिलिटी 30 हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे दूसरा बनाना कंज्यूम करते हैं तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे कहीं। ठीक है, अब देखते जाओ, तो ये क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है। फिर जब हम तीसरा बनाना कंज्यूम करते हैं तो हमारा हो जाता है 35। ठीक है, तो हम तीसरा बनाना यहाँ पे 35, ये क्या है मेरा, इंक्रीज होता जा रहा है, ये टी यू बना रहे हैं अभी। फोर्थ बनाना हम जब कंज्यूम करते हैं तो भी मेरा क्या होता है, ये 35 ही रहता है। ठीक है, एक मिनट, ये मेरा 35 ही है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जब हम फिफ्थ बनाना कंज्यूम करते हैं तो ये 25 हो जाता है, ये कम हो जाता है। अब ये 25 कहाँ हो जाएगा, ये यहाँ पे। तो क्या होता है, हम इसको भी ज्वाइन कर देते हैं, 25, ये पॉइंट है। ठीक है, इस पॉइंट पे ये ज्वाइन हो गया। अब क्या है, ये जैसे जैसे हम एडिशनल बनाना कंज्यूम करते जाएंगे ये धीरे धीरे करके कम ही होता जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने 5 बनाना तक ही देखा था, तो हम लोग फिफ्थ बनाना पे लाके इसको रख देते हैं। ठीक है, फिफ्थ बनाना, अभी देखो ये था मेरा क्या, टोटल यूटिलिटी। क्या होता है, ये पहले क्या होता है, इंक्रीज होता जाता है, फिर एक जगह पे जाके देखो ये कांस्टेंट हो जाता है। ये जो पॉइंट है, ये जो हम शेड देख रहे हैं, ये शेड में क्या है, ये कांस्टेंट दिख रहा है। ठीक है, 3 और फोर्थ, जब हम ये दोनों बनाना कंज्यूम करते हैं तो यहाँ पे मेरा जो टोटल यूटिलिटी है वो कांस्टेंट हो जाता है। और ये भी देखो, जब मेरा टोटल यूटिलिटी कांस्टेंट हो रहा है तो इस पार्ट में क्या हो रहा है कि हम फोर्थ जब बनाना कंज्यूम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, 0 मिल रहा है। हर चीज को देखते चलेंगे। ठीक है, लॉ समझना ही नहीं है, ये इसी एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा। लेकिन अब देखो मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, कि फर्स्ट हम जब कंज्यूम करते हैं तो 20 यूनिट मिलता है। देखो फर्स्ट यूनिट कंज्यूम किया, ये 20 यूनिट मिला। ठीक है, अभी ये जो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी है, स्टार्टिंग में टोटल यूटिलिटी के साथ साथ चलता है फर्स्ट यूनिट तक, एंड उसके बाद क्या होता है, ये कम होने लगता है, सेकंड पे ये 10 हो जाता है। तो ये देखो, सेकंड पे ये 10 हो गया, थर्ड पे क्या होता है, थर्ड पे ये 5 हो जाता है। ठीक है, थर्ड पे ये क्या हो गया, 5 हो गया, एंड फोर्थ पे क्या है, ये 0 हो जाता है। तो फोर्थ यूनिट जब हमने कंज्यूम किया ये यहाँ पे 0 हो गया, एंड फिफ्थ यूनिट में जाके ये क्या होता है, -10 हो जाता है। तो अभी देखो हम थोड़ा सा ग्राफ को चेंज करते हैं।
अब ये नेगेटिव है, ठीक है। ये क्या है, -10, ठीक है। ये पॉइंट 0 दिखाता है। अभी देखो फिफ्थ यूनिट आते आते ये क्या हो जाता है, -10। अभी देखो हम इस लाइन को जब ज्वाइन कर देते हैं तो क्या दिख रहा है हमें, कि हम क्या देखते हैं, इस पॉइंट के बाद ये मेरा MU मार्जिनल यूटिलिटी। अभी देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है, इस ग्राफ से हमें क्या समझ में आ रहा है, जब हम 1 यूनिट कंज्यूम करते हैं उस टाइम पे मेरा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मेरा टोटल यूटिलिटी बढ़ता जा रहा है हर एक पॉइंट पे कंज्यूम करने के साथ साथ, और जब मेरा टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट पे है उस टाइम पे मेरा मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, एकदम लोएस्ट पे, 0 पे। और जब मेरा मार्जिन टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो रहा है तो क्या है, मेरा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रहा है, वो नेगेटिव में जा रहा है। क्या हो रहा है, वो नेगेटिव में जा रहा है। अभी देखो ये चीज समझ में आ गया। अगर हम इस ग्राफ से अगर हम इस ग्राफ से कंक्लूजन निकालना चाहें, अगर हम रिलेशनशिप चेक करना चाहें कि रिलेशनशिप चेक कर रहे हैं बिटवीन TU एंड MU, तो आप यहाँ पे ये निकाल सकते हो कि MU जब तक पॉजिटिव रहता है, ठीक है, तब तक क्या है, TU इंक्रीज होता जा रहा है। कैसे, अभी देखो ग्राफ में देखो, जब तक ये पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे 0 तक है तब तक ये क्या है, अपने हाईएस्ट पे बढ़ता ही जा रहा है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है कि जब ये 5 पे था तो क्या है, ये बढ़ के 35 पे था, और जब ये 0 पे जाता है तो अभी भी क्या है, TU मेरा हाईएस्ट पे भी है, अभी TU मेरा घटा नहीं है, ठीक है। अभी देखो जब मेरा MU 0 होता है, ठीक है, हमने जब MU 0 देखा तो हमारा क्या है, टोटल यूटिलिटी हाईएस्ट है, ठीक है। अभी सर ये पॉइंट कहाँ है, देखो ये जब मेरा MU 0 पे है तो हमारा जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या है, हाईएस्ट पे है, हमने यहाँ पे लिख दिया हाईएस्ट पे। अभी देखो जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होता है, ठीक है, तो मेरा क्या होता है, टोटल यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देखो यही चीज हम ग्राफ में यहाँ पे चेक करेंगे, क्या है, जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में होता है तो मेरा टोटल यूटिलिटी क्या है, वो भी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। देखो ये इतना सिंपल रिलेशनशिप है जो आपको इजीली समझ में आएगा। क्या देखा हम लोगों ने, अभी इसी रिलेशन से क्या होता है, यूपीएससी डायरेक्ट MCQ बना देता है, स्टेटमेंट बेस्ड MCQ बना देता है। तो आपको ये रिलेशन समझ में तो आ गया होगा। ये रिलेशन समझना इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको एग्जाम्पल सही लेना है, आपको समझना है लॉ ऑफ डायमेंशन। अभी देखो ये जो शेप है, ये जो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में जा रहा है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो शेप है और टोटल यूटिलिटी का जो शेप है, ये शेप हमें क्या बताता है, ये शेप देखो कि बता रहा है कि जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं हमारा MU क्या है, कम होता जा रहा है। हम कर रहे हैं ना, पहला यूनिट में 20 था, दूसरा यूनिट में ये कम होता गया, 10 हो गया, तीसरा यूनिट में 5 हो गया, फोर्थ यूनिट में 0, फिफ्थ यूनिट में क्या हो गया, मेरा ये नेगेटिव चला गया। यही है, इतना ही समझना था, ठीक है। यूटिलिटी अप्रोच में जब हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देख रहे थे, यही ग्राफ है और यही रिलेशनशिप है और यही मतलब है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही जरूरी है आपको समझना। देखो अभी क्या है, कार्डिनल यूटिलिटी में हमने ये देख लिया। अभी यहाँ पे बात आती है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है, उस पॉइंट पे कैसे पहुंच रहा है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, ठीक है। अभी ये समझते हैं, और ये अभी हम किससे देख रहे हैं, ये हम कार्डिनल अप्रोच से देख रहे हैं। अभी देखो कार्डिनल अप्रोच में जब हम ये चीज देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, ये एक ऐसा सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम से, क्या होता है, हम इनकम क्या है, इनकम एक रिसोर्स है, और हमें इकोनॉमी में क्या है, रिसोर्स हमेशा लिमिटेड होता है, ठीक है। कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम से क्या कर रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन खोज रहा है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन खोज रहा है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है, इसी लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करता है। और अपना कंजम्पशन क्या होता है, वो बदलने का कोई मतलब, एक होता है ना कि आप क्या कर रहे हो, अपना कंजम्पशन को क्या कर रहे हो, बदल रहे हो, कि पहला यूनिट कंज्यूम किया फिर दूसरा यूनिट कंज्यूम किया, ये आपका कंजम्पशन चेंज होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अभी क्या होता है, जब आपको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल जाता है तो आपको अपना कंजम्पशन बदलने की कोई भी वजह बची हुई नहीं होती है, तो आप अपना कंजम्पशन चेंज नहीं करते हो, ठीक है। अगर वहीं पे आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा होगा तो क्या करोगे, आप अपना कंजम्पशन को चेंज कर दो, ठीक है, आप दूसरा कमोडिटी कंज्यूम करने लगोगे।
और यही चीज है कि कंज्यूमर अपने लिमिटेड इनकम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन किस तरह से अचीव करता है, यही चीज बताया जा रहा है आपको इस ग्राफ में और लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में। इतना ही समझना था। अभी देखो ये तो था कॉर्डिनल अप्रोच। अब हम लोग देखते हैं दूसरा अप्रोच। एक मिनट रुक जाओ, एक चीज और मैं समझाता हूँ कि दूसरा अप्रोच जाने से पहले क्या देखते हैं कि हम यहाँ पर इस अप्रोच से, इस एनालिसिस से क्या सीखें, हम क्या देखें। जैसे देखो हमें क्या पता चलता है, यहाँ पे हम एक गुड कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, बनाना कंज्यूम कर रहे हैं। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कब हो रहा है, जब मेरा एम यू इज इक्वल टू प्राइस हो जा रहा है। मतलब कि हमको जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है वो प्राइस के इक्वल होनी चाहिए। अगर वो प्राइस से इक्वल नहीं होगी तो फिर कंजम्पशन चेंज होता जाएगा। कैसे, देखो हम यहाँ पे इसके पीछे का लॉजिक देखते हैं। लॉजिक क्या है कि देखो, जब मेरा एम यू इज ग्रेटर देन प्राइस था, ठीक है, जब तक मतलब कि आप जितने रुपए में प्रोडक्ट को खरीद रहे हो, सपोज आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक बनाना को खरीद रहे हो 10 रुपए में, ठीक है, एंड 10 रुपए का बनाना खरीद के आपको जो यूटिलिटी है वो मोर देन 20 मिल रहा है। तो क्या है, दोनों यूनिट को हम इक्वल समझ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब 10 रुपए का जब बनाना खरीद रहे हो तो आपको यूटिलिटी क्या है, 20 का मिल रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या है कि आपको जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो प्राइस से ज्यादा मिल रहा है। तो आप क्या करते हो, और ज्यादा खरीदते हो, आप अपना कंजम्पशन को कंजम्पशन को इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। और जब मेरा मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से कम हो जाता है, ठीक है, तो आप क्या करते हो, स्टॉप कर देते हो, आप एक्स्ट्रा प्रोडक्ट खरीदना बंद कर देते हो। अब ये कैसे, देखो अभी आपने एक यूनिट कंज्यूम किया, आपको जो यूटिलिटी है वो 20 का मिला, फिर आपने दूसरा यूनिट किया, फिर आपने तीसरा यूनिट किया। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप 10 रुपए का बनाना खरीद रहे हो लेकिन आपको यूटिलिटी 5 की मिल रही है। यहाँ पे क्या है, आपका जो प्राइस है वो यूटिलिटी से ज्यादा कम हो गया, सॉरी आपका जो प्राइस है वो यूटिलिटी से ज्यादा हो गया। और जब इस तरह का सिचुएशन क्रिएट होता है तो आप वहां पे कंजम्पशन को स्टॉप कर देते हो, ठीक है, आपका जो कंजम्पशन है वो रुक जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है, यहाँ पे हमने क्या देखा, ठीक है, कि बनाना हमने देखा 10 रुपए का था, तो पहला बनाना खाया आपने, तो आपको क्या हुआ कि यहाँ पे 20 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी मिला। सेकंड खाया 10 हो गया, थर्ड खाया 5 हो गया, फोर्थ खाया 0 हो गया। तो क्या हो रहा है, मेरा यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी घटते जा रहा है। अब इक्विलिब्रियम पे कहाँ तक था, सपोज बनाना 10 रुपए का था, तो ये दो पॉइंट यहाँ तक क्या था, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे था। यहाँ तक क्या था कि आपका जो प्राइस है और आपका जो यूटिलिटी है वो दोनों सेम है, ठीक है। तो जहां पे प्राइस, हमने क्या देखा था यहाँ पे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कब होता है, जब उसका एमयू और प्राइस इक्वल होता है, ठीक है। तो जहां तक उसको प्राइस के मुकाबले सेटिस्फेक्शन इक्वल लग रहा था, तब तक क्या था, वो इक्विलिब्रियम पे था। एंड उसके बाद क्या हुआ, वो इक्विलिब्रियम से नीचे आ गया। बस यही समझना है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अभी देखो क्या है ना कि ये जो हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच देख रहे हैं, इसमें क्या है ना कि हमेशा सिचुएशन एक जैसा नहीं होता है, ये चेंज होते जाता है। इसीलिए क्या है, इसमें भी ना एजम्पशन होते हैं। इकोनॉमी में एजम्पशन का क्या वैल्यू, ये तो ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो अभी देखो जब हम कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पढ़ रहे हैं तो इस टाइम पे एजम्पशन क्या क्या है, क्या एज्यूम करके चल रहा है। देखो यहाँ पे हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि कंज्यूमर जो है वो क्या है, रैशनल है, वो समझदार है, वो सोच पा रहा है, और वो ये जानता है कि जहां पे उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलेगा वो तभी स्पेंड करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम कार्डिनल यूटिलिटी में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है यूटिलिटी हम नंबर्स में मेजर कर पा रहे हैं, ठीक है, मेजरेबल है इन नंबर्स, ठीक है। और क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो प्राइस है ना, ये घट और बढ़ नहीं रहा है, प्राइस क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्राइस भी घटता बढ़ता तो शायद ये वाला ग्राफ बना पाना डिफिकल्ट होता, हम नहीं समझ पाते फिर यहाँ पे प्राइस को कैसे दिखाया जाता। तो ये प्रॉब्लम हो जाती, इसलिए क्या किया इन्होंने, ये एजम्पशन ये एज्यूम कर लिया है कि प्राइस यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। और इसी के साथ एक चीज और भी है, ये क्या है कि इनकम, इनकम भी क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, इनकम भी चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये सारे कुछ कुछ क्या है, एजम्पशन है कॉर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के, ठीक है। और यूपीएससी देखोगे अक्सर एजम्पशन पे भी क्वेश्चन पूछता है कि क्या ये एजम्पशन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। इस तरह के स्टेटमेंट भी होते हैं, तो आपको वो भी समझना पड़ेगा, ठीक है।
चलो, अभी तो ये देख लिया कि कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है क्या, उसमें एजम्पशन क्या है, वो बताता क्या है, लेकिन आखिर इसमें लिमिटेशंस भी तो होगी कुछ कुछ। क्या लिमिटेशन है सर? लिमिटेशंस भी बताओ। देखो, कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ऐसा नहीं है कि वो नंबर्स में मेजर कर रहा है तो वो हमेशा सही है और उसके कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर लिमिटेशन नहीं होता तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आता ही नहीं। तो क्या है प्रॉब्लम, कहाँ आती है? देखो, प्रॉब्लम यहाँ पे आ जाती है कि जब हम ये देखते हैं कि रियल लाइफ में क्या होता है। रियल लाइफ की अगर बात करूं तो आप जो भी कंज्यूम करते हो प्रोडक्ट, आपने जैसा बनाना खाया या आपने कुछ कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम किया, तो रियल लाइफ में क्या होता है, आप उसको नंबर्स में काउंट नहीं करते हो कि आज मेरे को बनाना खा के 20 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, हमने दूसरा बनाना खाया तो ये सेटिस्फेक्शन मेरा 10 यूनिट हो गया। ऐसे नहीं देखते हो। आप कभी कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हो, तो आप ये कंज़्यूम नहीं करते हो कि अच्छा यहाँ पे जो दाल मखनी है वो खा के मुझे क्या सैटिस्फैक्शन मिलेगा, यहाँ पे गाजर का हलवा है इसको खा के मुझे कितना यूनिट ऑफ सैटिस्फैक्शन, ये काउंट करके नहीं बैठते हो। बस आप एक लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन देखते हो, आप डिग्री चेक करते हो कि कितना सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। तभी तो क्या होता है ना, हम लोग फेवरेट बनाते हैं कि हमारा फेवरेट दाल मखनी, हमारा फेवरेट गाजर का हलवा है, हमारा फेवरेट रसमलाई है। इस तरह से हम तभी तो ये करते हैं। तो ये ना मेजरेबल क्वांटिटी, बेसिकली क्वांटिटी में मेजर नहीं किया जाता है। ठीक है, ये जो हम यहाँ पे क्वांटिटी में मेजर कर रहे हैं ये क्या है, ये इमेजिनरी है। इमेजिनरी क्वांटिटी है। ठीक है, यहाँ पे हम जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में देख रहे हैं, यहाँ पे जो मेजरमेंट कर रहे हैं ये बेसिकली इमेजिनरी है। इसीलिए क्या होता है कि इकोनॉमिस्ट जो होते हैं वो क्या बोलते हैं कि यूटिलिटी मेजरेबल नहीं होती है, हम इसको मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी क्या होती है? यूटिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यूटिलिटी को हम कंपेयर कर सकते हैं, यूटिलिटी मेजर नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये चीज कौन बोलता है? ये बोलता है इकोनॉमिस्ट। और यहीं से क्या होता है ना, नेक्स्ट अप्रोच आ जाता है और यहीं से हम लोग बात करना स्टार्ट कर देते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। अभी देखो सर, ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या है? देखो, क्या होता है ना कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या बोलता है कि यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर कर पाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हम यूटिलिटी को नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, लेकिन हम यूटिलिटी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। प्रेफरेंस, आपसे जब पूछा जाता है ना कि आप आइसक्रीम खाओगे या फिर आप चॉकलेट खाओगे, तो क्या होता है ना, आप यहाँ पे ये नहीं सोचते हो कि अच्छा आइसक्रीम खाने से मुझे 50 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा और चॉकलेट खाने से मुझे 70 यूनिट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। आप ये नहीं सोचते, आप क्या करते हो, प्रेफरेंस बना देते हो कि नहीं, आपको जिसको आइसक्रीम पसंद है वो क्या बोलेगा, हम आइसक्रीम खाएंगे, और आइसक्रीम नहीं तो सेकंड नंबर पे फिर हम चॉकलेट खाएंगे। ठीक है, ये है, ये आप क्या करते हो, रैंकिंग देते हो। ठीक, आप प्रेफरेंस बनाते हो। यही चीज है कि मतलब आपको अगर आइसक्रीम पसंद है तो आप पहले आइसक्रीम प्रेफर करते हो, अगर आपको वहां पे आइसक्रीम अवेलेबल नहीं है तब आप चॉकलेट के लिए जाते हो। ठीक है, मतलब कि आइसक्रीम आपको ज्यादा पसंद है एंड चॉकलेट आपको सेकंड नंबर पे है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे बात की जाती है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डिनल में हम लोग रैंकिंग देते हैं, हम लोग यहाँ पे नंबर्स में नहीं देखते, ऑर्डिनल में बेसिकली रैंकिंग दी जाती है। ठीक है, और देखो ये जो रैंकिंग का बात आता है यहाँ पे मेजरमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, नंबर्स में इसको मेजर नहीं कर रहे। और जब बात रैंकिंग की आती है ना, तो उसी से क्या होता है ना, जैसे हम लोगों ने वहां पे क्या देखा था, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में हम लोगों ने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये सब देख रहे थे। ठीक है, अब क्या है, अब जब हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देख रहे हैं तो यहाँ पे आता है इंडिफरेंस कर्व। क्या आता है? इंडिफरेंस कर्व। आप बोलोगे सर ये इंडिफरेंस कर्व कहाँ से लेके आ गया, इसका मतलब क्या होता है, ये तो कभी समझ ही नहीं आया है, क्योंकि पता ही नहीं चलता ना क्या होता है। देखो, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, एक लाइन होता है। ठीक है, ये एक लाइन होता है। ये लाइन क्या है, ये लाइन हमें कॉम्बिनेशन दिखाता है। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम उन ऑप्शन को रैंक कर रहे हैं। ठीक है, अब रैंक कैसे किया जाएगा, अगर आपको दोनों चीजें खाने को दे दी जाए, आपके पास बजट भी है, तो आप क्या करते हो कि आप सपोज 2 आइसक्रीम खा लेते हो और एक चॉकलेट खा लेते हो, अगर आपको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है। ठीक है, तो आपका ये बन जाता है। ये भी क्या है, एक कॉम्बिनेशन है कि आप दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को कैसे कंज्यूम कर रहे हो। एंड यहाँ पे क्या है, ये इंडिफरेंस कर्व वही लाइन है जो कि हमें ये कॉम्बिनेशन दिखाता है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व क्या है, हमें ये दोनों का कॉम्बिनेशन बताता है। और ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन वो है जहां पर कंज्यूमर इक्वली
सेटिस्फाई होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाई हो रहा है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स बनेंगे हर पॉइंट पे क्या होगा, यूटिलिटी सेम होगा। सर आप ऐसे बोल रहे हो समझ नहीं आ रहा है, ग्राफ बना के दिखाओ। चलो ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इंडिफरेंस ग्राफ देखेंगे। ठीक है, लेकिन ग्राफ को समझने से पहले क्या होगा कि हम लोगों को ये भी समझना पड़ेगा कि ये रैंकिंग करते कैसे हैं। ठीक है, और जैसे वहां पे क्या था कि हम लोग देख रहे थे लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी यहाँ पे भी एक लॉ आएगा, क्यों, क्योंकि एक ऑर्डिनल यूटिलिटी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे भी कोई थ्योरी होगी ना, यहाँ पे भी कोई अजम्पशन होगा ना। तो चलो इसी चीज में समझते हैं। देखो पहले तो हम एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या चेक कर रहे हैं। देखो जैसे ग्राफ बनता है उस तरह से हमने पहले एक ग्राफ बनाया। ये बेसिकली हम इंडिफरेंस कर्व को देख रहे हैं। ठीक है सर, इंडिफरेंस कर्व भी बता दो अब ग्राफ में, ग्राफ जल्दी समझ में आता है। ठीक है, देखो अभी क्या है, इंडिफरेंस कर्व क्या होता है ना, वो ऐसा होता है। ठीक है, अब ये सर ये क्या है, यहाँ पे ऐसा क्यों बन रहा है, ये कॉन्वेक्स क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जब पीपीसी पढ़ रहे थे वहां पे क्या था, कॉन्केव था। तो उसका भी रीजन समझे थे। तो यहाँ पे अगर ये सर कॉन्वेक्स है, ये भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर ये बात कर रहे हो कि आपको सब कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे से समझाना है, तो फिर बढ़िया से समझो। ये बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है लोगों को। ठीक है, लोग नहीं समझ पाते हैं क्योंकि अजीब तरीके से बता दिया जाता है। हम लोग देखते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या है। देखो अभी तो ये तो क्वेश्चन आ गया, इंडिफरेंस कर्व एक लाइन है जो कॉम्बिनेशन दिखाता है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गुड्स। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन दिखता है, और ये जो कॉम्बिनेशन होता है यहाँ पे क्या होता है, हर कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर इक्वली सेटिस्फाई होता है। ठीक है सर, यहाँ पे इक्वली सेटिस्फाइड सेटिस्फाई हो जाता है, समझ गए। लेकिन इसका नाम इंडिफरेंस कर्व क्यों है, देखो हर एक कंज्यूमर रैशनल है, ये हम जानते हैं, और हर एक कंज्यूमर अलग अलग होता है, उनके प्रेफरेंस अलग होते हैं, वो सोचता अलग तरीके से। ठीक है, अभी देखो एक कंज्यूमर ऐसा है जिसको आइसक्रीम ज्यादा पसंद है। ठीक है, कोई एक कंज्यूमर ऐसा भी होगा जिसको चॉकलेट ज्यादा पसंद होगा, इसीलिए तो चॉकलेट कॉर्नेटो आता है, चॉकलेट आइसक्रीम आती है, दोनों को मिक्स कर दिया जा रहा है। तो इसीलिए क्या है ना कि हर एक कंज्यूमर एक दूसरे से अलग होता है, उसकी चॉइसेस एक दूसरे से अलग होती है, वो प्रेफरेंस उसका अलग होता है। इसीलिए क्या है, इस जो कर्व है, ये जो कर्व हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इस कर्व का नाम भी इंडिफरेंस कर्व है, क्योंकि कंज्यूमर डिफरेंट होता है, इंडिफरेंट होता है एक दूसरे से। ठीक है, चलो सर ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो क्या करते हैं, पहले एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, देखो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे लेते हैं, एक मिनट, यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम बनाना और मैंगो का। ठीक है, एक मिनट यहाँ पे मैं लिख दूं, ए बी सी डी, 4 पॉइंट लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक कर देते हैं, पहले बनाना और फिर मैंगो। देखो 1 2 3 4 15 12 10 9, ये ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे कुछ सोच के एग्जाम्पल ले रहे हैं, बस ऐसे ही ले रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे 4 पॉइंट बना रहे हैं, और 4 पॉइंट में ए बी सी डी। ठीक है, अभी देखो अब हम इसको इंडिफरेंस कर्व में दिखाते हैं। अभी हो क्या रहा है कि देखो ये हमने 4 कॉम्बिनेशन लिया, एक पहला कॉम्बिनेशन क्या है, ए, इसमें क्या दिख रहा है, इसमें दिख रहा है कि हम एक बनाना ले रहे हैं और 15 मैंगो ले रहे हैं। दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें हम देख रहे हैं 2 बनाना और 12 मैंगो। तीसरा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं 3 बनाना 10 मैंगो। चौथा कॉम्बिनेशन देख रहे हैं 4 बनाना 9 मैंगो। अभी ये क्या है, हम इसी चीज को इंडिफरेंस कर्व पे देखेंगे। ठीक है, देखो ये है 5 10 15 20, ऐसे, एक मिनट, 5 10 15 20 25, एंड इस साइड में हम लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अभी देखो हम जो ये ग्राफ बनाने वाले हैं, हम इसमें कैसे बनाएंगे, पहले हम क्या करेंगे, हर एक कॉम्बिनेशन को मिक्स करेंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या है, पहला जब एक बनाना ले रहे हैं, एक मिनट, मैंगो बनाना। ठीक है, अभी देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले जब हम एक बनाना लेते हैं तभी मेरा मैंगो का क्वांटिटी क्या है, 50। तो हम ये देखते हैं इस पॉइंट पे। ठीक है, ये एक पॉइंट है,
अब हम ले रहे हैं 2 बनाना और 12 मैंगो। 2 बनाना है, देखो ये है 12 वाला पॉइंट, एंड ये मेरा क्या है, 2 बनाना। अब हम लेते हैं 3 बनाना 10 मैंगो। देखो ये जो मेरा तीसरा पॉइंट होगा, ये होगा यहाँ पे। फिर मेरा है 4 बनाना 9 मैंगो। 9 मैंगो मतलब क्या है, ये यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो इंडिफरेंस कर्व जो मेरा बनेगा, ये क्या है, ऐसा जा रहा है। ये कैसा बन रहा है, ये बन रहा है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। अभी देखो इसमें हमें समझना क्या है, हम क्या कर रहे हैं, हम जो दो कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, एक बनाना 15 मैंगो। अभी क्या है, जब हम बनाना को 1 से 2 कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे देखो बनाना का क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ रहा है, मैंगो का क्वांटिटी जो है इसको डिक्रीज करना पड़ रहा है। और फिर जब हम बनाना को 2 से 3 करते हैं, तो हमें क्या है, 12 से 10 करना पड़ रहा है, मैंगो का क्वांटिटी को कम कर रहे हैं। फिर हम 3 से 4 जब कर रहे हैं, तो हम क्या देख रहे हैं, 10 से फिर 9 कर रहे हैं। हम यहाँ पे क्वांटिटी घटा रहे हैं, तभी मेरा बनाना का क्वांटिटी बढ़ रहा है। अभी देखो इसमें समझना क्या है, कि ये तो एक चीज था, लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये जो घटते जा रहा है, अभी ये जो घटने वाला कॉन्सेप्ट है ना, इसी को कहते हैं हम लोग MRS। इसका मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। देखो कंफ्यूज एकदम नहीं होना है, क्या कर रहे हैं हम लोग ये देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो बन रहा है, जो भी हमारे पास दो कॉम्बिनेशन, ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को हम कैसे इंक्रीज करें। क्यों, यहाँ पे भी क्या है, जैसे हम लोग देखे थे, जब हम लोग टोटल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे, तो हमने वहां पे क्या देखा कि रिसोर्सेस हमारे पास फिक्स है। यहाँ पे भी क्या है कि कंज्यूमर का जो बजट होता है, कंज्यूमर का जो इनकम होता है, वो फिक्स रहता है। उसी इनकम में वो क्या कर रहा है, अपने जो भी प्रेफरेंसेस है, अपना जो भी सेटिस्फेक्शन है, वो मेंटेन कर रहा है। अब इंडिफरेंस कर्व क्या है, हर एक पॉइंट पे वो ये दिखाता है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे है, कंज्यूमर टोटली सेटिस्फाइड है, हर एक पॉइंट पे इक्वल सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। जैसे एक बनाना और 15 मैंगो पे भी क्या है, ये सेटिस्फाइड है। फिर ये 2 बनाना और 12 मैंगो पे भी क्या है, सेटिस्फाइड है। फिर ये भी तीसरा बनाना लेता है, तो उसके साथ जो 10 मैंगो ले रहा है, यहाँ पे भी वो सेटिस्फाइड है, ठीक है। अभी जो हम लोग चेक कर रहे थे ना कि आखिर इंडिफरेंस का मतलब ऑर्डिनल यूटिलिटी में क्या होता है, हम क्या देखे थे, ये जो लाइन है, इसी लाइन को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व क्या हो रहा है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक लाइन है जो क्या दिखा रहा है, कॉम्बिनेशन दिखा रहा है। ये जो बनाना और मैंगो का है, ये कॉम्बिनेशन दिखा रहा है, ठीक है। इस लाइन पे क्या होता है, हर एक पॉइंट एक कॉम्बिनेशन दिखाता है। और ये जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे क्या है, सारे कॉम्बिनेशन में इक्वल सेटिस्फेक्शन है, इक्वल सेटिस्फेक्शन। हर एक पॉइंट पे ये क्या है, इक्वली सेटिस्फाइड है। हर जगह पे यूटिलिटी क्या है, सेम है। क्या है, यूटिलिटी सेम है, सेम यूटिलिटी, ठीक है। चाहे वो पॉइंट ए हो, बी हो, सी हो या फिर डी हो। और इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, इसका नाम पड़ता है इंडिफरेंस कर्व। क्योंकि हम क्या जानते हैं, कंज्यूमर रैशनल होता है, ठीक है। और कंज्यूमर जब रैशनल होता है, तो वो जो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, हर एक कंज्यूमर यहाँ पे डिसीजन ले रहा है। और हम क्या जानते हैं एक चीज और, कि कंज्यूमर जहां पे फुल्ली सेटिस्फाइड हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं कि कहीं पे भी सेटिस्फेक्शन लेवल चेंज है, हर जगह पे सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है, ठीक है। और हम जानते हैं कंज्यूमर अलग अलग तरीके से सोचता है। कंज्यूमर क्या होता है, इंडिफरेंट होता है, ठीक है। अब जो हर अलग अलग तरीके से सोचा जा रहा है, लेकिन हर जगह पे क्या है कि जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो सेम है, ठीक है। अभी देखो क्या होता है ना, इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टी के बारे में भी समझते हैं हम, इसी में प्रॉपर्टी के बारे में समझेंगे। क्या है, इंडिफरेंस कर्व मेरा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग दिख रहा है। अभी ये क्यों होता है, अभी देखो ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये होता है MRS के कारण, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के कारण। कि जैसे ही हम किसी एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, तो हमें दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को घटाना पड़ता है। अगर हम ज्यादा बनाना खा रहे हैं, तो मैंगो को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन के कारण इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये सारे फीचर्स हैं इसके, ठीक है। और ये सारे फीचर्स को हमें समझना है, ये सारे प्रॉपर्टीज हैं इंडिफरेंस कर्व के। अभी देखो क्या है डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है, कि यहाँ पे बनाना का क्वांटिटी बढ़ रहा है और मैंगो का क्वांटिटी कम होता जा रहा है, हर एक पॉइंट पे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी। अभी क्या है, पॉइंट ए पे बनाना मेरा 1 था, मैंगो मेरा 15 था, लेकिन पॉइंट बी पे क्या है, बनाना मेरा 2 है, मैंगो घट के हो गया 12। पॉइंट सी पे क्या है, मेरा जो बनाना है वो 3 है, लेकिन हमारा जो मैंगो है वो कितना है, 10 है।
तो क्वांटिटी ये जो घट रहा है इसी कारण से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखो, एक तो पहले कॉन्वेक्स क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, इन डिफरेंस कर्व में क्या हो रहा है कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, ये घटता जा रहा है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डायमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। और ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या होता है कि जैसे ही हम एक चीज पर क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे की क्वांटिटी को कम करना पड़ता है, इसी कारण से ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। अभी देखो, जब हम ये देख लेते हैं ना, तो इसके बाद एक और चीज आता है, मार्जिनल रेट ऑफ जो सब्स्टिट्यूशन है, इसमें क्या है, ये जो जब हम किसी एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं दूसरी क्वांटिटी को जब कम करते हैं, तो इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, अभी इसी पे क्या है, ये जो लॉ है, लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी देखो, इस ये जो डायमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का लॉ है, ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जब हम किसी एक प्रोडक्ट को और उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो हमें दूसरे प्रोडक्ट की क्वांटिटी को कम करना पड़ता है। यही इस लॉ, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है, ये हमें यही बताता है। और जब हमें ये पता चल जाता है, ये क्या बताता है, ये टेंडेंसी बता रहा है। ठीक है, आखिर टेंडेंसी फॉर द MRS। ठीक है, कि हम किस तरह से एक प्रोडक्ट को बढ़ा रहे हैं दूसरे प्रोडक्ट को घटा रहे हैं, इसी टेंडेंसी के बारे में हमें बताता है लॉ ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अभी देखो, जब हमें ये पता चल जाता है ना, तो एक चीज और कि आखिर ऐसा भी तो होता होगा कि इंडिफरेंस कर्व एक लाइन ही तो है, तो ये लाइन कभी कभी क्या हो सकता है, स्ट्रेट भी तो हो सकता है, ये ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन देखो, ये लाइन स्ट्रेट कब होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि डायमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के कारण ये लाइन क्या है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है। लेकिन ये लाइन कब ऐसा स्ट्रेट लाइन बनेगा, ये ऐसा तब बनेगा जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन, सर ये परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन क्या है, ये तो आप समझा ही नहीं पा रहे हो। देखो, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, हम यहाँ पे एक चीज और देखेंगे। अभी इतना कर लिया, अब यहाँ पे हम MRS निकालते हैं। ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है सर, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे निकलता है ये बताओ पहले। देखो, इस लाइन को पहले हम यहाँ से हटाते हैं। MRS कैसे निकलता है, MRS निकलता है चेंज इन क्वांटिटी Y चेंज इन क्वांटिटी X, इससे हम निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है सर, ये तो बता दिया फॉर्मूला, अब इसको अप्लाई करके बताओ कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो, हम सपोज बनाना को मान लेते हैं X और मैंगो को मान लेते हैं Y। ठीक है, अभी देखो, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे लिखते हैं MRS। ये कैसे निकलेगा, तो पहला वाला के लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले Y में कितना चेंज कर रहे हैं, हम Y में 3 यूनिट चेंज कर रहे हैं, और बनाना में कितना यूनिट चेंज कर रहे हैं, 1 यूनिट। ठीक है, तो हम जब इसका रेशियो लिखेंगे 3:1 होगा। ठीक है, और जब हम पॉइंट बी का बनाएंगे तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बनाना को, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा सा मिस हो गया, पॉइंट ए पे कोई मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो पहला यूनिट दिया हुआ ना, यहाँ पे कुछ कम ही नहीं करें, कोई चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर चेंज ही नहीं हो रहा है तो यहाँ पे कोई भी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन नहीं होगा। जब चेंज होता है तब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकलता है। ठीक है, अभी देखो, पॉइंट बी पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकलेगा, वो कैसे, देखो क्या हो रहा है, बनाना 1 से 2 हो जा रहा है, बनाना बढ़ रहा है, हम इसको क्या लिए x और इसको y। फॉर्मूला क्या है, चेंज इन y डिवाइडेड बाई चेंज इन x। अभी देखो, पहले हम देख रहे हैं y में कितना चेंज हो रहा है, 12 से 15 से 12 हो जा रहा है, मतलब ये 3 यूनिट से चेंज हो रहा है। तो हम लिखते हैं 3 बाय, बनाना कितना से चेंज हो रहा है, 1 से, 3/1। तो यहाँ पे रेशियो क्या हो गया, 3:1 का। ठीक है, अब इसी तरह से हम यहाँ पे आएंगे दूसरे पे, यहाँ पे क्या हो रहा है, 12 से 10 हो जा रहा है। ठीक है, पॉइंट सी पे अब 12 से 10 हो रहा है, क्या हो रहा है, 2 यूनिट से चेंज हो रहा है, और ये मेरा कितना यूनिट से बढ़ा है, 1 यूनिट से। ठीक है, तो ये मेरा हुआ 1 मिनट, ये मेरा हो गया 2:1। सॉरी, ये पेन थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। अब पॉइंट डी पे क्या देख रहे हैं, ये 10 से 9 हो जा रहा है और ये 3 से 4 हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, 1/1 चेंज कितना है, 10 से 9 1, और एक्स में कितना चेंज हो रहा है, 3 से 4 1। तो ये हो गया 1:1। अभी देखो, यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन में क्या दिखेगा, ये घटता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3:1 था, 2:1 है, अब 1:1 है। ये कैसे घट रहा है, पूरा सॉल्व करोगे 3/1 लिखोगे तो ये क्या होगा, 3, 2/1 लिखोगे ये क्या होगा 2, फिर 1/1 लिखोगे ये क्या होगा 1। अभी क्या है, 3 से 2, 2 से 1, ये यहाँ पे क्या हो रहा है, घटता जा रहा है।
ठीक है, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। यहाँ पे ये घटता जा रहा है। लेकिन अब हम जब बात करते हैं कि हमारा जो इंडिफरेंस कर्व है वो स्ट्रेट लाइन में कब होगा, ये स्ट्रेट लाइन में तब होगा जब जो हमारा दो प्रोडक्ट है, जैसे कि यहाँ पे बनाना और मैंगो है, ये परफेक्ट सब्सटीट्यूशन होगा, कि एक दूसरे को परफेक्टली सब्सटीट्यूट कर पा रहा है, इक्वली सब्सटीट्यूट कर पा रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझते हैं कैसे होता है ये तब होता है जब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन यहाँ पे जो घटता जा रहा है ये हमेशा इक्वल हो, मतलब ये 1:1 हो, ये 1:1 हो, ये 1:1 हो, जो भी चेंज हो रहा है इक्वल चेंज पड़ रहा है। ठीक है, मतलब हम एक बनाना खा के जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है उतना ही सेटिस्फेक्शन हमको एक मैंगो खा के हो रहा है। ठीक है, और ये कब होगा, जब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं बनाना वाला नहीं, एग्जाम्पल लेते हैं 5 रुपीज का कॉइन एंड 5 रुपीज का नोट, दोनों का क्या है, इक्वल वैल्यू है। ठीक है, इसका जो सेटिस्फेक्शन है वो भी इक्वल होगा, यहाँ पे कोई भी सेटिस्फेक्शन चेंज नहीं होगा। तो अभी सपोज सोचो कि आपके पास एक कॉइन है 5 रुपए का, ठीक है, और आपके पास 8 5 रुपए का नोट है, 5 रुपए का नोट है। अभी देखो ये अगर हम कम ज्यादा भी करते हैं, अगर हम ये 2 करते हैं तो हम यहाँ से क्या करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। अगर हम इसको 2 से 3 करते हैं तो ये 7 से 6 करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से चलते हैं, ये अगर 4 करेंगे ये 6 से 5 करना पड़ेगा, ये अगर हम 5 करेंगे ये 5 से 4 करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इक्वली है, दोनों का वैल्यू इक्वल है, यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन दोनों में सेम मिल रहा है। तो ये देखो ये मेरा सिचुएशन हो गया। ठीक है, अब इस सिचुएशन, सॉरी एक मिनट, ये यहाँ से हटा देते हैं, ये क्या है, ये सिचुएशन हो गया, सिचुएशन ए बी सी डी और ई। ठीक है, ये सिचुएशन हो गया। अभी देखो यहाँ पे हमें क्या समझ में आएगा, अब हम एम आर एस निकालेंगे। ठीक है, एम आर एस निकालता है कैसे, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, चेंज इन वाई बाय चेंज इन एक्स। तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है, वाई में एक चेंज कर रहे हैं, एक्स में भी एक चेंज हो रहा है। तो ये 1:1 है, यहाँ भी सेम हो रहा है, 1:1 1:1, यहाँ भी 1:1 और यहाँ भी 1:1 होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे चेंज इक्वल है, एमआरएस बेसिकली सेम है, यहाँ पे एमआरएस घट भी नहीं रहा है, बढ़ भी नहीं रहा है। तो इसी कारण से जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व, ठीक है, पहले जगह पे क्या ले रहे हैं हम, एक कॉइन जब ले रहे हैं, ठीक है, ये हम डालते हैं कॉइन और ये डालते हैं नोट 5 रुपीज का। ठीक है, अभी क्या है, जब एक कॉइन है, एक मिनट, 5 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अभी हम लोग 5 तक चल रहे हैं। जब हम एक कॉइन ले रहे हैं तो हमें नोट कितना लेना पड़ रहा है, 8, मतलब कि ये पॉइंट बनेगा इस तरह से, ये मेरा पॉइंट ए है। अब फिर जब हम 2 कॉइन ले रहे हैं तो नोट कितना हो रहा है, 7, तो अब हम इसको इस तरह से यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, अभी देखो जब हम 3 कॉइन ले रहे हैं तो ये हो रहा है 6, जब हम 4 कॉइन ले रहे हैं तो ये हो रहा है 5, जब हम 5 कॉइन ले रहे हैं तो ये हो रहा है 4 नोट। अभी देखो अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करते हैं तो ये लाइन क्या होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। थोड़ा थोड़ा मैं स्केल से नहीं कर रहे हैं इसलिए आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये ना एक स्ट्रेट लाइन की तरह बनेगा, और स्ट्रेट लाइन कब बनता है, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है। ठीक है, ये इंडिफरेंस कर्व स्ट्रेट लाइन में तब बनेगा, तो सॉरी कंपटीशन नहीं, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, कब बनेगा, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा। सर परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन वही, मतलब वही बताना चाह रहा हूँ कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि दोनों से हमें सेटिस्फेक्शन सेम मिल रहा है। जैसे हम एक यूनिट एक 5 रुपए का नोट लेते हैं या 5 रुपए का कॉइन लेते हैं, दोनों में क्या है, वैल्यू सेम है, वहां पे वैल्यू अलग नहीं हो रही है। जब वैल्यू सेम होगा, परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होगा, तभी जाके इंडिफरेंस कर्व मेरा स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ये बहुत ध्यान से याद रखना, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी देखो ये पता चल गया कि हम ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में देखते हैं इंडिफरेंस कर्व बनता है। इंडिफरेंस कर्व में मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, समझ में आ गया। मार्जिनल रेट कैसे, सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं, ये समझ में आ गया। और लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या बताता है
टेंडेंसी फॉर द एमआरएस, कि एमआरएस किस तरह से घटता है और किस तरह से सेम रहता है। ठीक है, इसी पे बेस्ड है पूरा ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। हम क्या देख लिए इंडिफरेंस कर्व में? इंडिफरेंस कर्व एक लाइन होती है जो कॉम्बिनेशंस को दिखाती है, दो गुड्स को हम कैसे कंबाइन करके यूज कर रहे हैं। ठीक है, और जहां पर हर एक पॉइंट पे क्या होता है, कंज्यूमर मेरा इक्वली सेटिस्फाइड होता है। यहाँ पे भी जो हम पॉइंट बना रहे हैं ना, पॉइंट ए बी सी टी और ई, ये जो ए बी सी टी ई जितने भी पॉइंट है, हर जगह पे कंज्यूमर क्या है, इक्वली सेटिस्फाइड है। यहाँ पे जो यूटिलिटी मिल रही है वो सेम है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, प्रॉपर्टीज क्या होती है ये समझ में आ गया। और एक चीज तो क्लियरली हो गया कि ये जो स्ट्रेट लाइन कैसे बनता है, जब परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, अभी देखो, जो हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में देखते हैं, हम लोग यूटिलिटी एनालिसिस में जो देखते हैं, दो टाइप होते थे, एक कॉर्डिनल, एक ऑर्डिनल। कॉर्डिनल में क्या होता है, हम टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं, हमने वो कर लिया। एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी में हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं। क्यों इंडिफरेंस कर्व पढ़ते हैं? क्योंकि हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर प्रेफरेंस के बारे में बात होती है, यहाँ पे नंबर्स में मेजर नहीं करते हैं। ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, बस यही डिफरेंस है ऑर्डिनल और कॉर्डिनल में। कॉर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस बेसिकली नंबर्स में करते हैं, ये एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। और जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, ये मेरा क्वालिटेटिव यूटिलिटी एनालिसिस। बस इतना ही करना था। चलो, अब ये जब कर लेते हैं ना, तो एक चीज और आती है, कंज्यूमर का बजट। ठीक है, कंज्यूमर के बजट के बिना बात की हुई हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर डिसीजन ले रहा है, किस बेसिस पे ले रहा है? कंज्यूमर अपने बजट पे ले रहा है। तो हम कंज्यूमर के बजट के बारे में देखते हैं। कंज्यूमर बजट, देखो, ये जो कंज्यूमर का बजट है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, कंज्यूमर डिसीजन कैसे ले रहा है। अब हम लोग देख रहे हैं कंज्यूमर का बजट क्या होता है। देखो, हम कंज्यूमर की यूटिलिटी समझ चुके हैं। कंज्यूमर क्या चाहता है? कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। अब ये मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन क्या होता है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपको क्वेश्चन है, उसको समझना होगा कि कंज्यूमर जो भी चाहे, क्या वो सब खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। क्यों नहीं खरीद पाएगा? क्योंकि कंज्यूमर का जो रिसोर्स है, मतलब उसका जो इनकम है, वो तो लिमिटेड है। तो वो जो भी चाहता है, उसके जितने भी वांट्स, वो हर एक वांट्स को फुलफिल नहीं कर सकता है। क्योंकि कंज्यूमर के पास क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्स होता है, लिमिटेड इनकम होता है। और हम जो भी गुड्स खरीदना चाहते हैं, हम जो भी गुड्स कंज्यूम करना चाहते हैं, उन सब का प्राइस क्या होता है, फिक्स्ड होता है। तो हमें अपने इनकम के हिसाब से ही डिसीजन लेना होगा। और इसी लिमिटेशन के कारण क्या होता है ना, एक कॉन्सेप्ट आता है कंज्यूमर बजट। ये जो लिमिटेशन है कि उसका जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है और उसके जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है, इसी कारण से आ जाता है कंज्यूमर बजट। कंज्यूमर बजट का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर के पास जो टोटल इनकम है, उस इनकम के अंदर वो कितने कॉम्बिनेशन, मतलब कि कितने डिफरेंट गुड्स के कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है। और वही हम लोग कर रहे थे यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन देख रहे थे। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व में हमने कॉम्बिनेशन चेक कर लिया। अभी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले, तो इन कंज्यूमर क्या है कि उसकी जो इनकम बाउंड्री है, इस बाउंड्री के नीचे आके कभी भी वो कुछ नहीं खरीद सकता। वो जब भी कुछ खरीदेगा, उसको इसी बाउंड्री के ऊपर रहना पड़ेगा। ठीक है, उसको इस बाउंड्री के ऊपर में कोई भी पॉइंट पे वो खरीदारी कर सकता है। लेकिन ये जो बाउंड्री है, इस बाउंड्री के नीचे आके कुछ भी नहीं खरीद सकता। क्यों? क्योंकि उसका रिसोर्स कम पड़ जाएगा, उसका जो इनकम है वो कम पड़ जाएगा। और इसी बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं बजट कंस्ट्रेंट। बजट कंस्ट्रेंट, समझ आ रहा है कि आखिर ये जो टर्म है ना, हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं तो समझ नहीं आता है, लेकिन जब हम इस तरह से पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है। बजट कंस्ट्रेंट क्या बता रहा है कि कंज्यूमर कितना खरीद पाएगा, वो कितने कॉम्बिनेशन को खरीद पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनकम फिक्स्ड होता है। ठीक है, इनकम क्या होता है, फिक्स्ड होता है। और गुड्स का प्राइस भी क्या होता है, ये भी फिक्स्ड होता है। तो इसीलिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने इनकम में जो भी कॉम्बिनेशन आ पा रहा है, सिर्फ वो वही खरीद पा रहा है। हमें दिख गया कि कंज्यूमर का जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, लेकिन उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है। और इसी वजह से उसे चॉइस करना पड़ता है। और वो चॉइस कहाँ पे करता है, ये इस बजट जो बाउंड्री है, इसके ऊपर करेगा, इसके नीचे नहीं कर सकता। जो उसका बजट लाइन है, जहां तक उसको अलाउ करता है, वो वहीं तक कुछ कॉम्बिनेशन खरीद सकता है, उससे नीचे नहीं। अभी देखो, जब हम चॉइस की बात आती है, तो सर चॉइस की बात आई, तो ये जो बजट कंस्ट्रेंट लाइन है ना, इसी को बोलते हैं बजट लाइन। ठीक है, कितना सिंपल है। बहुत कंफ्यूज होते थे ना पहले, अब नहीं होगे। तो अब हम समझ गए कि बजट लाइन क्या होता है। बजट लाइन क्या होता है? बजट लाइन एक स्ट्रेट लाइन होता है जो ये दिखाता है कि एक कंज्यूमर
किस तरह के कॉम्बिनेशन को खरीद सकता है। वो कितने तरह के दो गुड्स है अगर, तो दो गुड्स के कितने कॉम्बिनेशन को अफोर्ड कर सकता है, वही बताता है बजट लाइन। क्लियर है? देखो, जब बजट लाइन के बारे में आता है ना तो कुछ कुछ एजम्पशन आते हैं। अब इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, एजम्पशन का मतलब क्या होता है ये तो क्लियर हो चुका है। हर एक थ्योरी में कुछ ना कुछ एजम्पशन होता है। विदाउट दोज एजम्पशन हम कभी भी किसी भी थ्योरी को डिफाइन नहीं कर पाएंगे, हम उस थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, प्रूफ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए क्या होता है, एजम्पशन होता है। अब यहाँ पे क्या है, हम जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे हमें क्या दिखता है, बजट लाइन को समझने के लिए ना जो एजम्पशन है उस एजम्पशन को भी समझना होगा। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, कंज्यूमर सिर्फ दो गुड कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर तीसरा गुड्स भी ला देंगे तो फिर हम कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे, फिर प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए क्या होता है कि ये एजम्पशन लिया जाता है कि यहाँ पे कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ दो गुड्स को कंज्यूम कर रहे हैं, एंड साथ ही साथ इनकम फिक्स्ड है, प्राइस गुड्स का फिक्स्ड है, और कंज्यूमर क्या कर रहा है यहाँ पे, जो गुड्स का प्राइस है ये तो फिक्स्ड है ही, साथ ही साथ क्या है, ये कांस्टेंट है, ये बढ़ भी नहीं रहा है, ठीक है। अभी ये चीज क्लियर हो गया। तो कंज्यूमर सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा इनकम ही कंज्यूम कर सकता है, पूरा इनकम ही स्पेंड कर सकता है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे लोन लेने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये था बेसिकली हमारा एजम्पशन जब हम इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ते हैं, जब हम ऑर्डिनरी यूटिलिटी एनालिसिस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी देखो क्या है ना, बहुत लोग क्या करते हैं ना, मैथमेटिकल इक्वेशंस के बारे में देखते हैं। देखो, मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में समझना जरूरी है, ठीक है। इतना याद करने की जरूरत नहीं है प्रीलिम्स के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसके मैथमेटिकल इक्वेशन को भी समझेंगे। हम उस चीज, हर एक चीज को समझेंगे, याद नहीं करने वाले हैं। अभी देखो, अगर हम मैथमेटिकल फॉर्मूला पे जाते हैं, मैथमेटिकल फॉर्मूला, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है, आपने हर चीज कवर किया है, बस अलग तरीके से। देखो, अब यहाँ पे क्या होगा ना, हम कंज्यूमर के बजट को इक्वेशन में लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे एम। एम का मतलब क्या है, एम का मतलब है कंज्यूमर का इनकम, ठीक है, कि कंज्यूमर की इनकम क्या है। अब फिर हम यहाँ पे देखेंगे पी एक्स। अब ये पी एक्स क्या है सर, पी एक्स बेसिकली प्राइस ऑफ गुड्स एक्स, ठीक है। एक्स का क्या प्राइस है उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। अब फिर हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, ठीक है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे पी वाई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी से, ठीक है, कि वाई का क्वांटिटी क्या है, यहाँ पे एक्स का क्वांटिटी और यहाँ पे वाई का क्वांटिटी। अब यही चीज है मैथमेटिकल फॉर्मूला। पी एक्स क्या है, प्राइस ऑफ एक्स गुड, क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड, पी वाई क्या है, प्राइस ऑफ वाई, एंड क्यू वाई क्या है, क्वांटिटी ऑफ वाई। बस यही चीज। अब इस इक्वेशन का मतलब क्या है कि कंज्यूमर का जो टोटल इनकम है वो इसी बेसिस पे खरीदा जा सकता है, ठीक है। अभी देखो, अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल के थ्रू भी समझा जा सकता है। जैसे कि सपोज इसका इनकम 100 है, ठीक है। 100 रुपीज के अंदर वो क्या क्या कर सकता है, एक मिनट, इसको समझाने के लिए हम लोग ऐसे करते हैं कि हम दो गुड्स लेते हैं, ठीक है, एक्स एंड वाई, ठीक है। अभी क्वांटिटी भी देखते हैं, प्राइस गुड्स एक्स का प्राइस सपोज 10 रुपए है, गुड्स वाई का प्राइस सपोज 20 रुपए है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब हम क्वांटिटी के बारे में जाते हैं, कितना क्वांटिटी वो खरीद सकता है, एक्स का कितना क्वांटिटी ले सकता है, या तो वो क्या कर सकता है कि यहाँ पे 10 रुपीज मल्टीप्लाई क्वांटिटी क्या होगा इसका, सपोज यहाँ पे वो 8 क्वांटिटी लिया, ठीक है। तो पी वाई का कितना क्वांटिटी ले सकता है, इसका 20 रुपया प्राइस है। तो अब मेरे पास क्या है, 80 रुपीज खत्म हो चुके हैं जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, अब बचा है 20। तो ये एक ही क्वांटिटी ले सकता है, तभी तो टोटल 100 होगा, ठीक है। ये 100 इक्वल हो जाएगा, ये हमेशा इक्वल होना चाहिए, ये कभी भी ज्यादा नहीं हो सकता है। अभी देखो, अगर वो यहाँ पे चेंज करता है अपना, ठीक है, अभी इसका 100 रुपीज इनकम है, अब हम क्वांटिटी चेंज कर देते हैं। ये सिनेरियो 1 था, ये सिनेरियो 2, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो गुड्स एक्स है इसका क्वांटिटी हम ले रहे हैं 6, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो क्वांटिटी y का है इसका हम क्वांटिटी को इंक्रीज कर दे रहे हैं। कितना क्वांटिटी कर रहे हैं हम इसका, इसका कर रहे हैं 2 क्वांटिटी। अब क्या है, ये 60 प्लस 40 अभी भी 100 हो जाएगा, चलो ये भी वो खरीद सकता है। लेकिन अगर हम जब भी इधर 100 से ऊपर जाएंगे तो क्या ये पॉसिबल है, कभी पॉसिबल नहीं है, ये हो ही नहीं सकता है। तो यही है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बजट कंस्ट्रेंट, ठीक है। इतना ही समझना था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना था, ठीक है। तो अब हमें ये पता चल गया। अब बजट लाइन क्या है, एक लाइन होता है।
तो ये जो लाइन का स्लोप है वो कैसा होगा, ठीक है, वो कभी भी एक गुड्स को अगर इंक्रीज करेगा तो दूसरे गुड्स को उसको डिक्रीज करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कोई भी ऑप्शन नहीं है। और वो जो फॉरगॉन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट है, सेम यहाँ पे अप्लाई कर दो। जब भी वो क्या कर रहे हैं कि किसी एक को बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को छोड़ना पड़ रहा है, जिसको छोड़ रहा है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, ठीक है। और इसीलिए क्या होता है, बजट लाइन एक ऐसा लाइन है जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों? क्योंकि हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट है। बजट लाइन डाउनवर्ड क्यों होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे इनकम लिमिटेड है। अगर कोई एक गुड वो ज्यादा खरीदता है तो उसे दूसरे गुड्स की क्वांटिटी को कम करनी पड़ती है। इसीलिए ये लाइन क्या होती है, लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे जाती है। ये सपोज ये है बजट लाइन, ठीक है, क्लियर है। अभी देखो बजट लाइन क्या होता है, हमने थियरी में भी देखा, हमने उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी देखा, और हमने उसका ग्राफ भी बना के देखा। ये है बजट लाइन। अभी देखो क्या है ना कि बजट लाइन चेंज कब होगी, बजट लाइन शिफ्ट कब होगी। तो इसमें जो एजम्पशन हम लोग लिए है ना, वो एजम्पशन अगर चेंज होगा, ठीक है, जैसे कि इनकम यहाँ पे फिक्स्ड है, अगर उसका इनकम बढ़ जाता है, ठीक है, अब अगर उसका इनकम बढ़ जाता है तो ये बजट लाइन पहले यहाँ बन रहा था तो शायद वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, आउटवर्ड, ठीक है, ये आउटवर्ड शिफ्ट हो गया। तब क्या होगा, बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे पहले ये थी, सपोज ये मेरा बजट लाइन था, ठीक है, ये BL1 हो जाएगा जब मेरा इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनकम इंक्रीज होने के कारण क्या हो रहा है, बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट हो रही है, पैरेलली शिफ्ट ऑफ बजट लाइन। बस इतना था। स्लोप अभी भी सेम है क्योंकि प्राइस अभी भी सेम है, प्राइस अभी नहीं बढ़ी है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, सिर्फ इनकम में चेंज हुआ है, इसीलिए क्या है, शिफ्ट हो गया। अब सोच के देखो कि सर आप इनकम में बता रहे हैं, अब यहाँ पे आप बोले हो प्राइस के बारे में, प्राइस भी फिक्स्ड है, अगर प्राइस में चेंज होता है तब क्या होगा। चलो हम इसी चीज के बारे में बात करते हैं कि अगर प्राइस में चेंज है, अगर चेंज कर देते हैं प्राइस में, कि पहले यहाँ पे क्या था कि हम लोग देख रहे हैं कि एक्स का प्राइस 10 रुपए है या 20 रुपए, अगर ये बढ़ जाता है, ये 15 हो जाता है और ये 25 हो जाता है, तो क्या होगा, बजट लाइन क्या होगी, आउटवर्ड साइड में रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप चेंज हो जाएगा, ये स्लोप शायद अब ऐसा होने लगेगा। अभी ये जो स्लोप ऐसा था, ये स्लोप क्या हो रहा है, अब चेंज हो रही है, ये स्लोप अब रोटेट करना स्टार्ट कर रही है, ठीक है। अगर अभी हम लोग इसमें एग्जांपल लेंगे तो बहुत कुछ है, ठीक है, कि कैसे शिफ्ट हो सकता है, इसमें चेंजेस कैसे आ सकती है, ठीक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप हो जाएगा, इतना आपको इकोनॉमिक्स में PhD तो करना नहीं है, आपको बस जानना है कि अगर इनकम बढ़ती है तो क्या होता है, हमारा बजट लाइन पैरेलली शिफ्ट हो जाता है। और जब हमारा प्राइस में चेंज होता है, प्राइस में चेंज होता है तो क्या होता है, हमारा बजट लाइन रोटेट करता है। अब रोटेट कैसे करेगा, तो अभी ये ऐसे था तो शायद अब धीरे धीरे ऐसे होने लगेगा, फिर एक बार ऐसा होगा कि एक सिंगल लाइन भी बन सकता है, और ये सब सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल चीज कि इनकम बढ़ने से क्या होता है, बजट लाइन शिफ्ट होती है, और प्राइस बढ़ने से क्या होता है, मेरा बजट लाइन रोटेट करता है। बस इतना ही था। अब इससे ज्यादा हमें यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। अब हम बस एक चीज देख लेते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे कहाँ आता है ऑर्डिनल अप्रोच में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये जो बात है कि कंज्यूमर कहाँ पे फुल्ली सेटिस्फाइड हो रहा है, कहाँ पे कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन लेवल एक्सट्रीम पे मिल रहा है, मतलब वो फुल सेटिस्फाई हो जा रहा है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब होता है जब इंडिफरेंस कर्व जो होता है ना वो हाईएस्ट पे होता है, वो बजट लाइन के टेंजेंट पे होता है, ठीक है। और इस पॉइंट पे क्या है कि जब कंज्यूमर फुल्ली सेटिस्फाइड होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, खुद सोच के देखो ना, कि अगर फुल्ली सेटिस्फाइड है तो वो क्या करेगा, इनकम उसका जितना भी 100 रुपया था, जैसे हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 100 रुपया, वो पूरा यूटिलाइज हो जा रहा है, ठीक है, अब उसके पास कोई बेटर ऑप्शन नहीं बच रहा है। तो ये होता है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम लेवल, ठीक है। मतलब क्या है कि MRS जो हमारा वो क्या है, प्राइस रेशियो के इक्वल आ गया, ये मेरा क्या है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो अभी हमने कार्डिनल अप्रोच भी देखा, हमने अभी ऑर्डिनल अप्रोच भी देखा। अब क्या करो, आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, इन दोनों को देखो कि इन दोनों में क्या है। अगर हम इसका कंपैरिजन करते हैं तो हम यहाँ पे लिखते हैं कार्डिनल और यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डिनल,
ठीक है, हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, यहाँ पे यूटिलिटी मेजर की जा रही है, मेजर इन नंबर्स। यहाँ पे यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा रहा है, यूटिलिटी मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलो ये तो पहला था। दूसरा डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे हम एक गुड को लेके देख रहे होते हैं, यहाँ पे वन गुड अप्रोच होता है, गुड्स अप्रोच होता है। यहाँ पे क्या है, टू गुड्स अप्रोच होता है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये जो थियरी है ये किस तरह से काम कर रही है। ठीक है, यहाँ पे दोनों में क्या हो रहा है, हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चेक कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है कि डिफरेंस आपको इसलिए जानना था क्योंकि जब कभी एमसीक्यू आता है, उसमें कोई स्टेटमेंट दिया जाता है, तो आप उस चीज को समझ जाओ। और एक चीज क्या पता चला हमें कि जो हम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस देखते हैं वो इमेजिनेबल है, ठीक है, वो इमेजिनरी है। बट जब हम ऑर्डिनल पढ़ रहे होते हैं, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच क्या होता है, बहुत रियलिस्टिक होता है। क्यों रियलिस्टिक होता है, लोग कभी भी यूटिलिटी को मेजर नहीं करते नंबर में, वो सिर्फ कंपेयर करते हैं। इसीलिए क्या है, मॉडर्न इकोनॉमिक्स में देखोगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को ही ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। ठीक है, ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस को ही ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है और ये मॉडर्न इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, और यूपीएससी क्या है ना कि बेसिक पूछता है, तो ये दोनों अप्रोच के बारे में पूछता है, कभी लॉ के बारे में पूछेगा, कभी एजम्पशन के बारे में पूछेगा, कभी लॉजिक के बारे में पूछ देगा। तो आपको यहाँ पे क्या है, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई, तो आप ऑप्शन खुद ही एलिमिनेट कर पाओगे, आप खुद ही करेक्ट आंसर को टिक कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम एक चीज देखिए, यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कार्डिनल में देखें, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। ऑर्डिनल में क्या देख रहे हैं हम लोग, ऑर्डिनल में देख रहे हैं क्वालिटेटिव सेटिस्फेक्शन। ठीक है, हम लोग ऑर्डिनल में रैंकिंग देखते हैं और इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। बस यही था। और आज के टाइम पे जो मॉडर्न टाइम पे देखा जाता है, मॉडर्न हिस्टोरियन क्या देखते हैं, वो इंडिफरेंस कर्व और बजट, इन दोनों को मिक्स करके देखता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। तो हमें पता चल गया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है जो भी इनकम दिया गया है और जो भी प्राइस दिया गया है उसका बेस्ट पॉसिबल चॉइस वो क्या कर पा रहा है। ठीक है, अगर ये लाइन क्लियर हो गया तो आपको यूटिलिटी थियरी पूरी तरह से क्लियर हो गया। इतना ही था यूटिलिटी थियरी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। ठीक है, तो ये लेक्चर अगर पसंद आया हो और आपको चीजें अच्छे से क्लियर हुई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। इस चैनल पर इसी तरह के लेक्चर आते रहेंगे जो आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से क्लियर करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को आपका फाउंडेशन बना देगा इकोनॉमिक्स में। जिससे क्या होगा, एमसीक्यूज जो आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में 10 से 12, ये आप इसमें 90% एक्यूरेसी ला सकते हो। ठीक है, चलो थैंक यू, मिलते हैं अगले लेक्चर में।